नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार। और हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मैं हूं शहला निगार। नया सवेरा में हम बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत के आर्थिक विकास की यहाँ पर आपको झलक देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ खेल जगत में क्या हुआ है हिट और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। साथ ही नजर रहेगी टेक्नोलॉजी पर भी और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें भी आप तक प्रस्तुत करेंगे, तो वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी खास। चलिए शुरुआत कर लेते हैं नया सवेरा की इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में होगा एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार कार्यक्रम। मुंबई को आज मिलेगा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। पीएम मोदी नवी मुंबई में नए एयरपोर्ट के पहले चरण का करेंगे उद्घाटन। मुंबई मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण का भी करेंगे उद्घाटन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का 2 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे मुंबई। कल मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। व्यापार टेक्नोलॉजी संबंधों को मिलेगा बढ़ावा। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी। पटना में होगी एनडीए की बैठक। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर लग सकती है मोहर। हमास हमले की दूसरी बरसी पर पूरे इजराइल में दी गई श्रद्धांजलि। गाजा संघर्ष विराम पर मिस्र में बातचीत जारी। खेल की खबरों में लिंथोई चानम्मम ने जूनियर जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक दिलाकर रचा इतिहास। 63 किलोग्राम भार वर्ग में जीता कांस्य। तो चलिए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में और यशोभूमि के कार्यक्रम पर भी नजर डालेंगे, आपको उसकी पूरी डिटेल बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना आज अपना 93वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुखों ने जो है बधाई दी है। और आपको बता दें कि भारतीय शौर्य और पराक्रम का दिवस आज है, भारतीय वायुसेना दिवस, जहां ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी दिखने वाली है। 2 हिस्सों में इस बार पहली बार है कि भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है और तीनों सेना के प्रमुखों ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और आपको बता दें कि आज भारतीय वायुसेना दिवस है और हिंडन एयरबेस पर एक भव्य आयोजन का कार्यक्रम जो है वो होने वाला है आज। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे।
एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम 8 से 11 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष कार्यक्रम का विषय परिवर्तन के लिए नवाचार, डिजिटल परिवर्तन में भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करना है। और इस कार्यक्रम में ऑप्टिकल संचार, दूरसंचार में सेमीकंडक्टर, 6G, क्वांटम संचार, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिकल नेटवर्क और साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम जैसे विषयों पर चर्चा होनी है। कार्यक्रम में 400 से ज्यादा कंपनियां, करीब 7,000 वैश्विक प्रतिनिधि और 150 से ज्यादा देशों के लगभग 1.5 लाख विजिटर हिस्सा लेने वाले हैं। IMC 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी बल देता है, जिसमें जापान, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, रूस, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं। तो नई दिल्ली के यशोभूमि में आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचने वाले हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता यशोभूमि से अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, किस तरीके से भारत को टेक्नोलॉजी हब बनाया जाए और टेक्नोलॉजी के लिहाज से कैसे दूसरे देशों में जो जरूरतें हैं उसको भारत कैसे पूरा करे, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजन बहुत क्लियर है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में भारत मोबाइल सेवाओं का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, इसलिए पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। आपको याद होगा जब 4G की शुरुआत हुई थी तो भारत थोड़ा सा उस टेक्नोलॉजी में पीछे रह गया था, लेकिन 5G एक रिकॉर्ड 22 महीनों के अंदर हमने पूरे देश में 5G को रोल आउट किया। इसलिए कह सकते हैं हम कि 5G में भारत दुनिया के साथ कदम ताल करता हुआ नजर आया। तो जहां पर हम 4G में पिछड़े हुए थे, 5G में हम कदम ताल करते हुए नजर आए। और अब 6G, जिसको कि फ्यूचर की तकनीक कहा जा रहा है, उसमें इंडिया लीप फ्रॉग करने जा रहा है, यानी लीड करने जा रहा है। और यही वजह है कि ये जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो 9th एडिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। पिछले वर्ष अगर आप देखें तो कनेक्टिविटी पर जोर दिया था प्रधानमंत्री ने, साइबर सिक्योरिटी से के खतरों से पूरी दुनिया को चेताया था। इस बार लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो स्टार्टअप का नया इकोसिस्टम भारत ने तैयार किया है, तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम मोबाइल के क्षेत्र में नई क्रांति के लिए तैयार है। और मुझे लगता है कि जो 6 अलग अलग थीम्स के साथ IMC का आयोजन किया गया है वो इंडिया मोबाइल कांग्रेस को एक नए पायदान पर लेकर के जाएंगे। अभी ये एशिया का सबसे बड़ा मोबाइल कांग्रेस बनने की ओर है और अब हम वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस का सपना देखते हैं कि वो उसके बराबर होने की उम्मीद की जा सकती है। यशोभूमि आपको पता है ये भारत मंडपम से कई गुना बड़ा है और करीब 4.5 लाख स्क्वायर फीट में ये जो पूरा का पूरा यशोभूमि का कन्वेंशन सेंटर फैला हुआ है। वहां पर जो कंपनियां हैं, पूरे दुनिया की कंपनियां और 800 से ज्यादा जो वर्ल्ड लीडर्स है टेलीकॉम इंडस्ट्री के, वो अलग अलग सेक्टर्स में अपने विचार यहां पर साझा करते हुए नजर आएंगे। मुझे लगता है कि भारत मोबाइल के क्षेत्र में नई जो तकनीक है, फ्यूचर की जो तकनीक है, उसको पूरी दुनिया को दिखाने के लिए आज तैयार खड़ा नजर आता है। बिल्कुल अजय, एशिया का सबसे बड़ा मोबाइल कांग्रेस कहा जा रहा है। इसे नवाचारों पर फोकस है और नवाचारों की दुनिया में देखा जाए, आत्मनिर्भरता की दुनिया में देखा जाए तो भारत इस समय बहुत कुछ करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखिए इसमें जो 6 अलग अलग थीम्स रखी गई हैं, जिसमें भारत 6G सिंपोजियम है जिसमें लीडरशिप लेता हुआ नजर आएगा। दूसरा है इंटरनेशनल AI समिट, क्योंकि फरवरी 2026 में हम AI इम्पैक्ट समिट करने जा रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया को AI के 800 से ज्यादा यूज केसेस जो इसी इंडियन मोबाइल कांग्रेस में बताए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटी समिट बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि 1.2 बिलियन लोगों को जो सामाजिक जो सुरक्षा देना है, साइबर सुरक्षा, उसकी कैसे तैयारी की जाए, क्योंकि कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हुए नजर आ रहे हैं। सैटकॉम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर भी भारत का एक विशेष फोकस है और आज इस पर विशेष एजेंडा आगे बढ़ने की उम्मीद है। इसी तरह से जो IMC एस्पायर प्रोग्राम है, जिसमें 500 से ज्यादा स्टार्टअप्स और 300 से ज्यादा वेंचर कैपिटलिस्ट और जो फंड मैनेजर्स हैं वो यहाँ पर आकर के आपस में डिस्कशन करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे पिचेज होंगी और लास्ट है ग्लोबल स्टार्टअप वर्ल्ड कप, जिसमें कि 15 एस्पिरेंट्स को चुना जाएगा और पूरे वर्ल्ड लेवल पे उनको $1 मिलियन के एक फंडिंग का एक नया रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। तो ये जो 6 थीम्स हमने बताई हैं, मुझे लगता है कि उसमें AI, साइबर सिक्योरिटी और स्टार्टअप्स और 6G, अगर आप इन 4 खंडों में अगर आप इसको समझना चाहें तो मुझे लगता है कि 6G के लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट है, नई टेक्नोलॉजी के लिहाज से। और साथ ही साथ
पूरे मोबाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर जो यूज केसेस खड़े हुए हैं जी, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स जैसे फ्यूचर के टेक्नोलॉजीज हैं, उनको भी यहाँ पर शोकेस किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि जो भारतीय कंपनियां हैं पूरी दुनिया की कंपनियों से कुछ सीख पाएंगी और 6G में लीड लेने की जो पूरी तैयारी है उसको शोकेस करने की तैयारियां यशोभूमि में पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ अजय, इसके साथ साथ इस मोबाइल कांग्रेस से युवाओं को किस तरीके से पुश मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से आखिरी पॉइंट बताया जिसमें कंपटीशन भी होगा और युवाओं को कैसे आगे बढ़ावा मिले, स्टार्टअप्स के लिए कैसे उनमें नए रोजगार के सृजन हो, ऐसे में मोबाइल कांग्रेस कैसे हेल्प करता हुआ नजर आएगा? तो स्पष्ट तौर पर जो युवा हैं, जो खासतौर पर स्टूडेंट्स हैं, उनको एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा यहाँ पर देश के यूँ कहें कि एशिया के सबसे बड़े टेलीकॉम एग्जीबिशन का हिस्सा बनने का उनको स्पेशल एंट्री दी गई है, स्पेशल इनविटेशन दिया गया है और अलग से अगर जो आएंगे मोबाइल की दुनिया की जो इतनी संभावनाएं हैं उनको एक ही छत के नीचे वो देख पाएंगे किस तरह से किन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन से यूज केसेस हैं, कौन सी इंजीनियरिंग साइड में उनके भविष्य और बेहतर नजर आ रहे हैं, कहां पर रोजगार की ज्यादा संभावनाएं हैं, वर्ल्ड लीडर्स के साथ मिलने का मौका मिलेगा। आप देखें 100 से ज्यादा सेशंस रखे गए हैं, तो अगर 3 दिन में अगर कोई भी स्टूडेंट आएगा तो उसको बहुत सारे यहाँ पर लाइव लेक्चर्स और साथ ही साथ डिस्कशन के फोरम्स मिलेंगे जहां पर वो अपने भविष्य की जो संभावनाएं हैं उनको और ज्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे और खासतौर पर जो मोबाइल टेक्नोलॉजीज है अपने करियर के लिहाज से युवाओं के लिए काफी बड़ा मंच है और ये अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो छात्र हैं, युवा हैं, आए और इस इंडिया मोबाइल कांग्रेस का हिस्सा बनने का प्रयास करें। तो बिल्कुल बदलता दौर है और इस बदलते दौर में इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है ये भविष्य की दिशा में, दूरसंचार की दिशा में एक क्रांति का वाहक कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय, ये तमाम अपडेट देने के लिए। आगे भी आपसे संपर्क करेंगे, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे से जुड़ी खबर है। प्रधानमंत्री आज से महाराष्ट्र की 2 दिवसीय यात्रा पर रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री आज मुंबई में 19,650 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। और इसके अलावा वो मुंबई मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण का भी उद्घाटन करेंगे। मेट्रो लाइन 3 करीब 37,270 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है। 19,650 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नवी मुंबई में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। ये देश की अब तक की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना में शामिल है, जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत विकसित किया गया है। इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो हम एविएशन हब बनाने के लिए जो मिनिमम कनेक्ट टाइम होती है, टर्मिनल टू टर्मिनल कनेक्टिविटी, ट्रांसफर पैसेंजर्स और जो फैसिलिटीज हैं यहाँ पे वो खास हैं। 1160 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ हवाई अड्डे में एक स्वचालित पीपल मूवर शामिल है, जो एक परिवहन प्रणाली है और सभी 4 यात्री टर्मिनलों को सुचारू अंतर टर्मिनल स्थानांतरण के लिए जोड़ेगी। इसकी वार्षिक क्षमता 9 करोड़ यात्री और 3.25 बिलियन मीट्रिक टन कार्गो को संभालने की होगी। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि देश के लिए अगर देखा जाए आने वाले समय में एविएशन का हब बनेगा और साथ ही साथ लॉजिस्टिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट भी होगा। हवाई अड्डे में स्थायी विमानन ईंधन भंडारण, लगभग 47 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन और पूरे शहर में सार्वजनिक संपर्क के लिए ईवी बस सेवाएं उपलब्ध होंगी। ये देश का पहला हवाई अड्डा भी होगा जो वाटर टैक्सी से जुड़ा होगा। प्रधानमंत्री मुंबई के सार्वजनिक परिवहन को सुगम और सुरक्षित और रफ्तार देने वाली परियोजना मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण 2B का उद्घाटन करेंगी। सेंट्रल रेलवे का जो टर्मिनल स्टेशन है CSMT और वेस्टर्न रेलवे का जो है चर्च गेट, इसके बियॉन्ड भी जो मुंबई है और जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पे मंत्रालय है, यहीं पे हाई कोर्ट है, यहीं पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और पूरा फाइनेंशियल एंड हेरिटेज डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे लोगों को जाने के लिए आज रेलवे सुविधा नहीं है। ये सुविधा ये मेट्रो लाइन के कारण होगी। चरण 2B का निर्माण लगभग 12,200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से हुआ है और पूरी मुंबई मेट्रो लाइन 3 यानी एक्वा लाइन 37,270 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से बनी है। ये पूरी तरह से भूमिगत लाइन है।
कफ परेड से RJVLR तक इसकी कुल लंबाई 33.5 किलोमीटर की है, जिसमें 27 स्टेशन हैं, जो कि प्रतिदिन 13 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेंगे। एक्वालाइन की अंडरग्राउंड एक्सपेंशन महत्वपूर्ण जगहों को जोड़ रही है और साथ ही सतह के ऊपर मूल्यवान रोड स्पेस को भी बचा रही है। ये ट्रैवलिंग टाइम तो ईज कर ही रहा है, कंजेशन भी ईज कर रहा है, साथ ही पूरे मुंबई को ये अर्बन ग्रीनर फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है। प्रधानमंत्री मोनोरेल, उपनगरीय रेलवे और बस PTO के 11 सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों के लिए एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन का भी शुभारंभ करेंगे। वन ऐप कई सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों के लिए एकीकृत मोबाइल टिकटिंग, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देगा। मुंबई से श्यामा और शिशिर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और देश की आर्थिक राजधानी को एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलने जा रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और इस पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैप्टन BVJK शर्मा से खास बात की है हमारे सहयोगी संवाददाता शिशिर शैलाल ने। की आर्थिक राजधानी मुंबई को एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करेंगे और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि भारत को इसका किस प्रकार से फायदा होगा, इस बारे में और ज्यादा जानकारी जानता है। इस वक्त हमारे साथ है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के CEO कैप्टन शर्मा सर। सबसे पहली बात कि कहा यह जा रहा है कि गेम चेंजर जो है एयरपोर्ट होगा ना सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र के लिए बल्कि भारत के लिए भी। आखिर किस प्रकार से जो है ये टर्निंग पॉइंट होगा एविएशन इंडस्ट्री के लिए खास तौर पर? जो प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 और विकसित भारत विकसित महाराष्ट्र के विजन में हम बहुत खरे रूप से हम लोग उसको देखते हैं कि ये जो एयरपोर्ट है ये इंटरनेशनली जाना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो हम एविएशन हब बनाने के लिए जो मिनिमम कनेक्ट टाइम होती है, टर्मिनल टू टर्मिनल कनेक्टिविटी, ट्रांसफर पैसेंजर्स और जो फैसिलिटीज हैं यहाँ पे वो खास हैं। ये कितना कारीगर होगा इस पूरे इलाके के लिए कि जहाँ पे आपका बेहतरीन बंदरगाह भी है और एक दूसरा बड़ा एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है? सही बोला आपने, बेहतरीन बंदरगाह है JNPT, सी टू एयर, एयर टू सी कॉम्बिनेशन चलेगा और जो कनेक्टिविटी अप टू दिल्ली तक है वो आगे बहुत इम्प्रूव होने वाली है यहाँ पे। और जितने भी कैशमेंट एरियाज हैं हम को प्रिफर करेंगे। जब पूना का भी आप देख रहे हो जाने के टाइम में लोनावाला का मिसिंग लिंक बन रहा है तो हिंजेवाड़ी वाले भी 1 घंटे में पहुँच सकते हैं। पूना की एयर कार्गो जल्दी पहुँच सकती है। फ्यूचर में आपको बुलेट ट्रेन्स आ रहे हैं, जो भी कॉस्टली कार्गो हैं जिनको जल्दी मूव करना है वो जल्दी पहुंच पाएंगी। फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे खास तौर पर इंटरनेशनल एयरलाइंस को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव बिजनेस के लिए? एक तरफ ने देखा कि सिंगापुर है, दूसरी तरफ दुबई और अबू धाबी जैसे एयरपोर्ट भी है जो कि काफी कड़ी टक्कर दे रहे। तो ऐसे में बात करें अगर नवी मुंबई एयरपोर्ट की तो किस प्रकार से फ्यूचर प्लान्स जो है आपने बनाए हुए हैं इसको लेकर? देखिए, पहले मुंबई दिल्ली से आगे था, फिर मुंबई की लिमिटेशन आ गई और दिल्ली की ट्रैफिक बढ़ गई। ईस्ट वेस्ट के जो फ्लाइंग जोन में मुंबई एक नेचुरल हब है। उस हब की जो फैसिलिटीज चाहिए वो हम बनाने जा रहे हैं। खास तौर पर कनेक्टिविटी की बात करें तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि देश के लिए अगर देखा जाए आने वाले समय में एविएशन का हब बनेगा और साथ ही साथ लॉजिस्टिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गेम चेंजर प्रोजेक्ट भी होगा, जिसकी शुरुआत जो है, जिसका शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री ने किया था और अब जिसकी शुरुआत स्वयं प्रधानमंत्री करेंगे। शिवशिला, DD न्यूज, नवी मुंबई। तो शैला, कहा जाए आज महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ आ रहे हैं और कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये जो नया एयरपोर्ट है वो कहीं ना कहीं मुंबई ही नहीं भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। नवी मुंबई से इस समय हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़ गए हैं। निशांत, अगर देखा जाए मुंबई की पॉपुलेशन को, जनसंख्या को, कि करीब करीब 2.5 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन जो मौजूदा मॉडल है वो जो भविष्य की चुनौतियां हैं उसको पार नहीं पा रहा था। ऐसे में जो ये दूसरा एयरपोर्ट है किस तरीके से भविष्य में जो मुंबई की ज़रूरतें हैं और भारत की ज़रूरतें हैं उसको कैसे पूरा करेगा, साथ ही साथ पर्यावरण के लिहाज से भी ये कितना ज़रूरी है?
देखिए, अगर इस एयरपोर्ट की बात की जाए तो नवी मुंबई में इसको बनाया गया है। इसका पहले चरण का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। देश का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की बात की जाए तो पर्यावरण के लहजे से वो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा गया है जिससे कि भविष्य में पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो मुंबई में ट्रैफिक कंजेक्शन था जो एयरपोर्ट के आसपास सांता क्रूज में, वो इससे बहुत ही ज़्यादा कम होगा जब यहाँ से फ्लाइट जो अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर देंगे। और ये कहा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो विकसित भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए ज़रूरी था। और ये नवी मुंबई का एयरपोर्ट जो है आने वाले समय में जो इससे तमाम फायदे होंगे ये दिखलाएगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र अगली दिशा में आगे बढ़ेगा। चूंकि आर्थिक राजधानी पहले से ही महाराष्ट्र है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें यहाँ बड़ी संख्या में आती हैं और जब इस एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो सांता क्रूज में एयरपोर्ट है उससे लोगों को खासकर जाम से निजात मिलेगी। और वहाँ से जब यहाँ पर कुछ फ्लाइटों का संचालन होगा तो ये कहा जा सकता है कि एयरपोर्ट पर जो लोगों को समय लगता था, जो भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता था, उसमें भी काफ़ी कमी आएगी। और ये कहा जा सकता है कि भविष्य की एक तरीके से मजबूत नींव के रूप में ये एयरपोर्ट काम करेगा। बिल्कुल निशांत, आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई और कहीं ना कहीं मुंबई की रफ्तार को और ज़्यादा तेज़ करने की दिशा से कहा जाए तो ये जो दूसरा एयरपोर्ट है ये बहुत कारगर साबित होगा। क्या कुछ खासियत है इस एयरपोर्ट में की, क्या कुछ खूबियां हैं, साथ साथ प्रधानमंत्री का और आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ सौगातें देने वाले हैं? देखिए, लगभग 20,000 करोड़ की लागत से बना ये एयरपोर्ट अपने आप में बेहद खास है। कार्गो की बात की जाए या फिर 9 करोड़ की बात की जाए, तमाम चीजें आपको बता दूं। बात की जाए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट में उसकी क्षमता जो थी अगर साल पहले तो 9 करोड़ पैसेंजर्स की। तो हमारे संवाददाता निशांत राय हमें बता रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचने वाले हैं और करीब 20,000 रुपए करोड़ की ये जो योजनाएं हैं वो महाराष्ट्र को देने वाले हैं। अपने आप में महत्वपूर्ण दिन आज का रहने वाला है शहला। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। आप देखते रहिए नया सवेरा, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का ये सफर जारी है। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर भारत के 2 दिन के दौरे पर आज सुबह ही मुंबई पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री स्टारमर की ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ये यात्रा हो रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में कल विजन 2035 के विभिन्न पहलुओं पर भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये साझेदारी व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों से लोगों के संबंध जैसे मुख्य स्तंभों के बारे में 10 साल की निर्धारित रूपरेखा पर ध्यान केंद्रित करती है। दोनों नेता भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अंतर्गत अवसरों को तलाशने के लिए व्यापार और औद्योगिक प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करेंगे।
ये भारत ब्रिटेन की भविष्य की आर्थिक साझेदारी का मुख्य स्तंभ है। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री स्टारमर मुंबई में छठे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दोनों नेता औद्योगिक विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और नवोन्मेषकों के साथ भी चर्चा करेंगे। ये यात्रा नई साझेदारी निर्मित करने के प्रति भारत और ब्रिटेन के साझा दृष्टिकोण की पुनः पुष्टि करने के लिए अवसर प्रदान करेगी। ये यात्रा जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन यात्रा से बने सकारात्मक माहौल को और बढ़ाएगी और दोनों देशों के बीच भविष्यमुखी साझेदारी को और सशक्त भी करेगी। और आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना आज अपना 93वां स्थापना दिवस मना रही है। इस दौरान मुख्य आयोजन गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर होगा। ये पहला अवसर है जब वायुसेना इस आयोजन को 2 हिस्सों में कर रही है। हिंडन एयरबेस पर वायु सैनिकों की परेड और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह का आज संबोधन होगा, जबकि लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों के हवाई करतब का प्रदर्शन 9 नवंबर को गुवाहाटी में किया जाएगा। 93वें वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर वायुसेना प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के दुश्मन को करारा जवाब दिया है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि जब दुश्मन ने आबादी और सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की तो भारतीय वायुसेना ने उन पर सटीक और नपे-तुले हमले किए, जिससे दुश्मन को शांति वार्ता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज वायुसेना दिवस पर पूरा देश उन जाबाज योद्धाओं को नमन करता है जिनकी साहस और तकनीकी क्षमता के कारण भारत का आकाश सुरक्षित है। ये दिन हमारे सशस्त्र बलों के उत्कर्ष, देशभक्ति और निष्ठा को समर्पित है। पहलगाम में दिल दहलाने वाले आतंकी घटना ने देश और दुनिया को झंझोड़ के रख दिया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मन की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया और जब दुश्मन ने हमारी सिविलियन पॉपुलेशन और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जंगी कार्रवाई करने का प्रयास किया, तब भारतीय वायुसेना ने उन पर ऐसे सटीक और निर्णायक हमले किए कि दुश्मन को शांति वार्ता के लिए विवश होना पड़ा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा है कि वायुसेना दिवस पर सभी वायु योद्धाओं, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय वायुसेना ने सदैव साहस, प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता का परिचय दिया है। हमारे वायु योद्धा हमारे आकाश की रक्षा करते हैं और आपदाओं और मानवीय मिशनों के दौरान अथक समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा करते हैं। हमारी वायुसेना ने अपनी शक्ति और हर चुनौती का सामना करने की तत्परता से राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। मैं भारतीय वायुसेना को भविष्य के सभी प्रयासों में सफलता के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। तो आज भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शुभकामनाएं दी हैं और हिंडन से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो जुड़ चुके हैं। विशाल, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से हमारे आकाश को सुरक्षित रखने वाले हमारे सेना के प्रहरियों को सम्मान देने का आज दिन है। हिंडन एयरबेस पर आज क्या दिखने वाला है, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की झलक आज दिखने वाली है? देखिए, सबसे पहले आपको और शहला को और पूरे देश को दूरदर्शन की तरफ से 93वां वायुसेना दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। आप देख सकते हैं परेड शुरू होने वाली है और मेरे पीछे रखे हैं तमाम लड़ाकू विमान। मेरे पीछे है सुखोई 30 मार्क 1 और आगे की तरफ है रफाल। ये तमाम वो जहाज हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और इस बार ध्येय वाक्य है अभेद्य, अचूक और सटीक। ये है नारा वायुसेना का वायुसेना दिवस पे और इसी नारे ने बुलंद किया हमारे तिरंगे का माथा और पूरे देश का सीना चौड़ा कर दिया। जब पाकिस्तान में हमने सटीक स्ट्राइक की तो उसकी वजह से पाकिस्तान घुटने पर आ गया और ऑपरेशन सिंदूर की गूंज यहाँ पर हिंडन में भी सुनाई दे रही है। और कुछ देर में यहाँ पर परेड होगी, उसके बाद एक हेरिटेज फ्लाइट होगी। हेरिटेज फ्लाइट में हमारे टाइगर और हावर्ड जहाज आसमान में उड़ेंगे। इस बार फ्लाइंग नहीं हो रही है, फ्लाइंग होगी गुवाहाटी में, लेकिन जो शानदार परेड का आप मुजाहिरा करेंगे उससे हम सबको इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारे देश का आसमान वायुसेना के
वजह से सुरक्षित है। बिल्कुल, हमारे भारतीय वायुसेना का जो नाम लेते ही जो एक जज्बे की और देशभक्ति का जो फील आता है वो है बिल्कुल जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम का जो है नज़ारा देखने को मिला। कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना दिवस पर उसको भी जो है एक बार फिर से याद किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा शैला आपने, और जैसे कि आपने सुना एयर चीफ मार्शल को उन्होंने साफ कहा कि वायुसेना का डिसाइसिव रोल था इस ऑपरेशन सिंदूर में। हालांकि ये ट्राई सर्विसेज एक्शन था, भारतीय थल सेना और वायुसेना और हमारी जो है नौसेना वो भी तैनात थी, लेकिन जो सटीक आक्रमण किया भारतीय वायुसेना ने खास तौर से आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान में और अंदर घुसकर 300 किलोमीटर तक की मार मारी है, इसकी वजह से आज हम सब बहुत खुश हैं, हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और आज का ये जो वायुसेना दिवस है वो इस बात का प्रतीक है कि देश पूरे वायुसेना को और हमारे सारे तमाम फौजियों को सलाम अर्ज करता है। बिल्कुल विशाल, ये उन्हीं का साहस और उत्कृष्टता का प्रमाण है कि आज हमारा आसमान सुरक्षित है और आज हम धरती पर भी सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे पास वायुसेना है और भारतीय वायुसेना अपने आप में ताकतवर है। इसका प्रमाण वो कई बार दिखा चुकी है, कई बार उदाहरण हमको देखने को मिला है। उसमें पहलगाम आतंकी हमले में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भारतीय वायुसेना का सटीक जो निशाना था वो देखने को मिला। आज जब ऑपरेशन सिंदूर की यहाँ झलक देखने को मिलेगी विशाल, इसके अलावा इसको इस बारी 2 हिस्सों में बांटा गया है, इसका कारण क्या रहा? माफ कीजिए भावना, आपका अनाउंसमेंट की वजह से आपका सवाल सुनाई नहीं दिया, एक बार सवाल रिपीट कीजिए। मैं आपसे विशाल ये पूछ रही थी कि इस बार भारतीय वायुसेना दिवस का जो आयोजन हो रहा है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, क्या इसका कारण रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने भावना, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये कहना है कि जो हमारे फौजें हैं वो अलग अलग लोकेशंस पर जाएं देश में, दिल्ली में ही उसको ऑर्गेनाइज कर। जैसे कि इस बार जो थल सेना दिवस था 15 जनवरी को, वो पुणे के अंदर आयोजित किया गया। उसी तरह से इस बार नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे इंडियन एयरफोर्स के जाबाज अपना करतब दिखाएंगे, और यही वजह है कि इस बार गुवाहाटी के अंदर फ्लाइंग आप देखेंगे, हमारे फाइटर पायलट्स के तमाम करतब देखने को मिलेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी कुछ ही देर में परेड शुरू होने वाली है। यहाँ पर एक स्टैटिक डिस्प्ले लगाया गया है जिसके अंदर तमाम वो जहाज जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई, जिसमें ग्लोब मास्टर है, जिसमें हरक्यूलिस है, जिसमें हमारा 4.5 जनरेशन का लड़ाकू जहाज रफाल है, हमारा सुखोई है, मिग 29 है, ये तमाम वो जहाज यहाँ पर डिस्प्ले पर लगाए गए हैं। और इसके अलावा हमारे इंडियन एयरफोर्स की जाबाजी को नॉर्थ ईस्ट में दिखाने के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का ये निर्देश भी था और ये सजेशन भी था, हमारी जो तीनों सेनाएं हैं वो अलग अलग लोकेशंस पे जाके अपने जो एनुअल डेज है उसको मनाते हैं। भावना, तो बिल्कुल वायुसेना दिवस पर आकाश के रक्षकों को डीडी न्यूज़ की ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल हमारे साथ ये अपडेट साझा करने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं कि बिहार में क्या चल रहा है, क्योंकि बिहार में जब चुनावी बिगुल बुझ चुका है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है कि 2 चरणों में चुनाव होना है, 6 और 11 को, और 14 को आने वाले हैं नतीजे। ऐसे में अब सभी राजनीतिक पार्टियां इस जी तोड़ कोशिश में लग गई है कि सीटों का बंटवारा किस तरीके से किया जाए, और इस पर पार्टियों के बीच मंथन हो रहा है। बिल्कुल, पार्टी के नेताओं की मांग ऐसी है कि सबको सुलझाया जा रहा है। यही कारण है कि ना तो एनडीए और ना ही महागठबंधन ने अभी तक सीट बंटवारे को लेकर आधिकारिक रूप से कोई घोषणा की है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के बीच दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी गहमागहमी जारी है। दिल्ली में एनडीए के शीर्ष नेताओं के बीच कई दौर की बैठकों के बाद आज पटना में सभी सहयोगी दलों की एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास, एचएएम और अन्य घटक दलों के नेता शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो सीटों को लेकर खींचतान अब अपने निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची है। सबसे ज्यादा चर्चा बन रही है एचएएम पार्टी के मुखिया और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को लेकर। बताया ये जा रहा है कि जीतन राम मांझी मौजूदा ऑफर से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। वे 15 से 18 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि बीजेपी उन्हें केवल 7 से 8 सीट देने पर विचार कर रही है।
तो मांझी की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार संवाद साध रहे हैं और इस बीच अपने मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा के लिए जीतन राम मांझी असम दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। अब वो 10 अक्टूबर के बाद लौटेंगे। वहीं आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी 15 सीटों की डिमांड पर कायम हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी और जेडीयू के बीच 103 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रारंभिक समझौता बन चुका है, लेकिन बाकी छोटी पार्टियों को लेकर असमंजस बरकरार है और इस पूरे समीकरण में चिराग पासवान की भूमिका सबसे ज्यादा अहम मानी जा रही है। चिराग 40 से 50 सीटों की इस बार मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी उन्हें सिर्फ 20 सीटों पर तैयार कराती हुई दिख रही है। सूत्र क्या कह रहे हैं? सूत्र ये बता रहे हैं कि अगर चिराग इस प्रस्ताव को नहीं मानते तो उन्हें एक विधान परिषद और एक राज्यसभा सीट का ऑफर भी दिया जा सकता है। चिराग पासवान आज पटना में अपने पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कुछ कहने बताने का मतलब नहीं है, जैसे हो जाएगा जानकारी दी जाएगी। जैसा मैंने कहा कि सही समय पे सारी जानकारी साझा की जाएगी। अभी बहुत शुरुआती दौर में बातचीत शुरू हुई है। एनडीए में कहीं कोई समस्या नहीं है, हर कुछ तय है और समय आने पर सब कुछ मीडिया के सामने, जनता के सामने आ जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। चिंता है इंडिया गठबंधन का। वहां पूछिए सीट शेयरिंग, वहां पूछिए कि दूल्हा कौन है, वहां तो दूल्हे का पता नहीं है। दूल्हा के लिए वहां मार हो रहा है कि चेहरा कौन होगा। यहाँ हमारा दूल्हा तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। वो लोग ढूंढ रहे कि लाएंगे किसको, किनके भरोसे चुनाव लड़ेंगे। बिहार की जनता के बीच में एक तरफ है वो इंडी गठबंधन, जो अंतर्विरोधों से भरा हुआ गठबंधन, पार्टियों के बीच में अंतर्विरोध, पार्टियों के अंदर अंतर्विरोध और पार्टी का नेतृत्व करने वाले परिवार के अंदर अंतर्विरोध। दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन, केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत सहजता सुगम्यता के साथ चलता हुआ गठबंधन, जिसने बिहार को एक बहुत जटिल परिस्थिति से निकालकर यहां तक लाए। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि निर्णायक और प्रभावी जनादेश भाजपा एनडीए के पक्ष में आएगा। तो पटना से मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात मधुरेश, सीट बंटवारा जो है अब अपने निर्णायक मोड़ पर जो है नजर आ रहा है। पटना में एनडीए की एक जो है महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, कोशिश सभी को साधने की है। हाँ बिल्कुल, देखिए एनडीए की आज एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें सारे घटक दल शामिल होंगे। एलजेपीआर में आज रामविलास पासवान जी की आज पुण्यतिथि है, तो चिराग पासवान और उनके पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं वो खगड़िया में होंगे, जहां रामविलास पासवान का पैतृक निवास है। वो वहां पे गांव में भोज का आयोजन किया गया है, तो वो वहां पे होंगे। लेकिन उनका कोई ना कोई जो प्रतिनिधि होगा वो इस बैठक में जरूर शामिल होगा। और जो एनडीए की बैठक है वो दोपहर 12 बजे के आसपास से वीरचंद पटेल मार्ग में होनी है, और जिसके बाद समझा जा रहा है कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो फाइनल हो जाएगा, क्योंकि जो बातचीत है वो लगभग आखिरी पेज में है। जो संशय की स्थिति बनी हुई थी वो चिराग पासवान को लेकर के बनी हुई थी, क्योंकि चिराग पासवान से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला था। और बाद में दिल्ली में चिराग पासवान की और धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं, उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद फिर आज जो है पटना में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और ऐसी ही स्थिति जो है वो महागठबंधन में भी देखने को मिल रही है। महागठबंधन की भी आज बैठक लगातार चल रही है, कल भी बैठक थी, आज भी बैठक हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सीईसी की बैठक दिल्ली में होनी है, जिसके लिए बिहार से जितने कांग्रेस के बड़े नेता, कद्दावर नेता हैं, वो सब आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और वहां पे बैठक होनी है। तो कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि जो स्थिति एनडीए की है वही स्थिति महागठबंधन की है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दोनों ही खेमे में अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन समझा जा रहा है कि आज से कल तक दोनों ही खेमे में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो फाइनल हो जाएगा। बिल्कुल, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल होगा तो फिर सूची का दौर शुरू होगा और उसके बाद प्रचार प्रसार शुरू होगा। ऐसे में मधुरेश, दोनों तरफ में माथापच्ची इस समय चल रही है। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद।
तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एनडीए के खेमे में कहा जा रहा है कि दूल्हा तैयार है, महागठबंधन में क्या चल रहा है? बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी तैयारियों में जुटी हुई है। चाहे बात हो एनडीए की या बात हो महागठबंधन की, दिल्ली से लेकर पटना तक इस समय बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की आज दिल्ली में एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर फैसला लिया जा सकता है। तो बैठक में सीईसी के सदस्य और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ऑनलाइन तौर पर शामिल हो सकते हैं। तो वहीं सीईसी के अन्य प्रमुख सदस्य सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, अमी याज्ञनिक, उत्तम कुमार रेड्डी, टीएस सिंहदेव और कई अन्य नेता भी शामिल हो सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में हुए दुखद हादसे की। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के झंडूता में कल हुए दुखद हादसे में मरने वालों की संख्या 15 हो गई है। एक घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि एक व्यक्ति लापता है। दुर्घटना कल देर शाम उस वक्त हुई जब भारी बारिश के बाद भल्लू पुल के पास एक बस पर पहाड़ से मलबा गिर गया। हादसे में बस पूरी तरह मलबे में दब गई। ये बताया जा रहा है कि बस मरोतन से घुमारवीं जा रही थी, तभी झंडूता के बल्ठी में दुर्घटना का शिकार हो गई। मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने घटनास्थल और सरकारी अस्पताल का दौरा किया। और इस हादसे पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने दुख जताते हुए एक्स पर लिखा है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुए एक हादसे में हुई जानमाल की हानि से दुखी हूं। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। और हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुक करेंगे धर्म का। धर्म, बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है, भीषण बस हादसा है ये। राहत और बचाव अभियान जो है क्या खत्म हो चुका है या अभी भी जारी है? और साथ ही साथ जो घायलों का इलाज चल रहा है वो किस अस्पताल में चल रहा है? बिल्कुल भावना, अभियान जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी भी लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीमें देर शाम यहाँ पर पहुंच गई थी और एनडीआरएफ की टीमें अभी भी जो मलबा है उसे खंगाल रही है, क्योंकि एक बच्चा 8 साल का अभी भी लापता बताया जा रहा है, जो बिलासपुर के साथ लगते जिले हमीरपुर के बड़सर का रहने वाला है। इसके अलावा 2 बच्चे जो शाम को ही सकुशल बरामद कर लिए गए थे, उन्हें बरठी के जो लोकल हॉस्पिटल है वहां भर्ती करवाया गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें बिलासपुर एम्स रेफर किया गया था, जहां पर उन दोनों का इलाज अभी चल रहा है। इसके अलावा 15 लोगों की जो मौत है इस दुर्घटना में हुई है और इन 15 लोगों में 9 पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं और 2 बच्चे शामिल हैं। ये जो 2 बच्चे शामिल हैं ये भी इन्हीं जो 2 सकुशल बरामद जो बच्चे हुए हैं उनके परिवार से आते हैं। यानी एक ही परिवार के 6 लोग इस बस में थे, जिसमें से 4 की मौत हो गई और 2 बच्चे अस्पताल में भी भर्ती है। तो बहुत ही भीषण ये हादसा था। कल शाम करीब 6:30 बजे के आसपास घुमारवीं की तरफ ये बस जो है वो जा रही थी, तभी झंडूता उपमंडल में शाहतलाई का जो थाना क्षेत्र है, एरिया है, वहां पर ये बल्लू पुल के पास पहाड़ धंसने से इसकी चपेट में ये बस आ गई और ये जो दुखद हादसा है वो हुआ है। देर शाम से ही अस्पताल में जो घायलों से मिलने के लिए जो नेता लोग हैं उनका आना भी जारी है। डीसी बिलासपुर हैं, एसपी बिलासपुर हैं, लोकल एसएचओ हैं थाने के, सभी लोग घटनास्थल पर बने हुए हैं और रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, रात भर राहत बचाव कार्य चले हैं और अभी भी एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लापता बच्चे की तलाश कर रही हैं, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। स्नाइपर डॉग की मदद भी ली जा रही है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी भी मदद ली जा रही है। दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री हैं वो भी लगातार संपर्क में बने हुए अधिकारियों के। प्रधानमंत्री पहले ही घटना पर दुख जता चुके हैं, प्रधानमंत्री राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा कर चुके हैं और इस बीच स्थानीय लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश का सिलसिला पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार जारी है और जिस जगह पर यह हादसा हुआ है उस जगह पर
जो पहाड़ी से मलबा गिरने का, पत्थर गिरने की जो घटना है वो पिछले 1-2 दिनों से सामने आ रही थी, जिसकी लोकल लोगों ने शिकायत की है और ऑन कैमरा भी मीडिया से बात करते हुए भी लोगों ने ये कहा है कि उन्होंने इसके बारे में प्रशासन को, अधिकारियों को अवगत भी करवाया था कि यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब इसके बावजूद भी ऐसा कहा जा रहा है कि गंभीरता नहीं दिखाई गई और कल देर शाम ये अनहोनी हो गई, जिसमें इन 15 लोगों की जो मौत है वो अचानक हुई इस घटना में हुई है। फिलहाल के लिए अपडेट यही है कि जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो अभी भी रेस्क्यू में लगी हैं। 8 साल का जो बच्चा लापता है उसे ढूंढने की कोशिश जारी है और जो 15 लोग हैं, जो आंकड़ा है मृतकों का वो 15 तक पहुंचा है। धर्म प्रकाश, ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये कब तक और चल सकता है, और साथ ही साथ आवागमन की, यातायात की बात की जाए तो क्या कोई और वैकल्पिक रास्ता जो है वो खोला गया है? बिल्कुल, आवागमन के लिए जो गाड़ियों की पासिंग के लिए जो इंतजाम है वो यहाँ पर एक टेम्परेरी रूट तैयार किया गया है, लेकिन जो रेस्क्यू है वो कोशिश ये है कि जब तक लापता बच्चे की जो तलाश है वो पूरी नहीं हो जाती तब तक चलता रहेगा। हालांकि मौसम इसमें कुछ हद तक बाधा बन रहा है। विभाग के मुताबिक आज दोपहर बाद से पश्चिमी विक्षोभ का असर हिमाचल में जो है वो कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से जिसके बाद हो सकता है कि रेस्क्यू में और तेजी आए। आवागमन के लिए इंतजाम वहां पर प्रशासन की तरफ से, पीडब्ल्यूडी की तरफ से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किए गए हैं। गाड़ियों की पासिंग हो पा रही है, लेकिन साथ ही जो रेस्क्यू का आपने जो सीमा आता है, समय सीमा पूछी है, उसके लिए जो क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक ही बच्चा अभी जो है एटीआर, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है डीसी बिलासपुर की तरफ से, एक्शन टेकन रिपोर्ट, उसके मुताबिक एक ही बच्चा इसमें अभी लापता है। बाकी सभी लोगों के 15 लोगों के जो शव है वो बरामद कर लिए गए हैं। 2 जो है वो जिंदा मिले हैं, जीवित मिले हैं, और जो लापता बच्चा है उसकी तलाश के लिए फिलहाल ये जो रेस्क्यू है, फिलहाल ये जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। ठीक है धर्म, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्म। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कटरा में खराब मौसम के कारण 3 दिनों बाद वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। त्रिकुटा पर्वतीय क्षेत्र में भारी बारिश को देखते हुए एहतियात के तौर पर ये यात्रा रोक दी गई थी। मौसम में सुधार के बाद अधिकारियों ने मार्ग पर सभी आवश्यक सुरक्षा जांच के बाद श्रद्धालुओं के लिए मार्ग फिर से खोल दिया है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं में बेहद खुशी है। फिलहाल सुरक्षित यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों से आधिकारिक माध्यमों से अपडेट रहने और अपनी यात्रा के दौरान सुरक्षा संबंधी सलाह का पालन करने के लिए कहा गया है। और रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए नया सवेरा के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट पे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं कि आज कौन सी वो प्रमुख और दिलचस्प खबरें हैं जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं प्रेस रिपोर्ट के जरिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नवभारत टाइम्स से हम इस खबर को उठा रहे हैं। अब फेस और फिंगरप्रिंट से भी आप यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। जी हां, आधारित बायोमेट्रिक का इस्तेमाल से ये जो है ये काम संभव हो सकेगा। यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले बिना पिन के भी अब अपना पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। अब फिंगरप्रिंट स्कैन, फेस रिकॉग्निशन से ये पेमेंट जो है वो संभव होगी। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी जनता की भलाई के लिए होनी चाहिए, किसी भी समय इसका हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
और जिस अगली खबर की हम बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित हुई है। भारत ब्रिटेन के रिश्तों के बारे में ये बात हो रही है क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर इस समय भारत के दौरे पर हैं। मुंबई वो पहुंच चुके हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनसे मुलाकात होने वाली है। ऐसे में कई क्षेत्रों पर बातचीत होने वाली है, जिसमें बात करें व्यापार, तकनीक और भगोड़े आर्थिक अपराधियों का प्रत्यर्पण पर वार्ता हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि विजय माल्या, नीरव मोदी, जतिन मेहता, ललित मोदी, इन सभी को भारत लाना चाहती है सरकार। और साथ ही साथ इंडिया यूके विजन 2035 की भी समीक्षा इस वार्ता में की जाएगी। और भावना, अगली खबर हम उठा रहे हैं दैनिक जागरण से। पैदल यात्रियों और साइकिल हाथ गाड़ियों के लिए नियम बनाए राज्य, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं। शीर्ष कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्थानों पर पैदल यात्रियों और गैर यांत्रिक जो वाहन हैं उनके लिए साइकिल और हाथ गाड़ियों के आवागमन को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाने की बात कही है। सड़कों के निर्माण और रखरखाव की निगरानी पर भी 6 महीने के भीतर नियम बनाने का निर्देश दिया गया है। और साथ साथ कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत नियम बनाने को कहा है। और शैला, अगर अगली खबर की बात करें, एक तो मौसमी बारिश हो रही है और एक बाजारों में धन वर्षा हो रही है। जी हां, नवरात्र के बाद जिस तरीके से बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, जीएसटी की कमी के बाद रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है 4 पहिया वाहनों की। जी हां, जो हसरत रखते थे कि हमारे पास कार नहीं है, ऐसे में सितंबर माह में तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियां यहां बिकती हुई नजर आई है। 45,762 कुल वाहन जो हैं बेचे गए हैं सिर्फ और सिर्फ सितंबर महीने में। और अगली जो एक खबर हम ले रहे हैं भावना, ये जो है काफ़ी अच्छी खबर हम इसे कह सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन मशीन की बात है। 75 करोड़ से सजेगी हरियाली की चादर। जी हाँ, नमो वन बनेंगे और सिटी लंग्स, जंगल संग प्रदूषण से जंग, कुछ इस हेडलाइंस के साथ जो है ये प्रकाशित हुई है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 15 सिटी फॉरेस्ट क्षेत्र जो है वो विकसित करने का फैसला किया है। नमो वन के नाम से विकसित होने वाली इस सिटी फॉरेस्ट के लिए दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र में जगह भी चुन ली गई है और कुल 177 एकड़ से अधिक क्षेत्र में इन वनों को विकसित करने की योजना है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और जो बढ़ता प्रदूषण होता है हर साल, जिसकी मार दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ती है, उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आने वाली है। बिल्कुल, तो ये हैं आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिन्हें हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आगे बढ़ेंगे नया सवेरा में और अब बात कर लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। इजराइल में 7 अक्टूबर के हमले की दूसरी बरसी पर कई जगहों पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया और इस बीच मिस्र में इजराइल और हमास के बीच गाजा संघर्ष विराम पर बातचीत जारी है। अमेरिका में जारी शटडाउन के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन अब कई सरकारी कार्यक्रमों को बंद करने की तैयारी में है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ के काफिले को 500 लोगों के एक समूह ने घेर कर पथराव कर निशाना बनाया। सरकार के एक मंत्री ने दावा किया कि इस दौरान उन पर गोलियां भी चलाई गई। और अंतर्राष्ट्रीय जगत के बाद आइए आप नजर डाल लेते हैं कारोबार जगत में बिजनेस ब्रीफ में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में कहा कि दुनिया के आधे रियल टाइम डिजिटल लेन देन भारत में होते हैं, जिनकी अपनाने की दर 87% है, जबकि वैश्विक औसत 67%। विश्व बैंक ने 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए भारत के विकास दर का अनुमान 6.3% से बढ़कर 6.5% किया। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक निर्यात दर 2.5% की दर से बढ़ा, तो वहीं भारत का निर्यात 7.1% की दर से बढ़ रहा है। वक्त आ गया है खेल जगत की खबरों का रुख करने का, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। जूडो खिलाड़ी लिंथोई चेनम्बम ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। ये प्रतियोगिता के इतिहास में भारत का पहला पदक है। महिला क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान आमने सामने होने वाले हैं। ये मैच कोलंबो में खेला जाएगा। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में कल खेले गए एक लो स्कोरिंग मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हरा दिया।
और नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आपके शहर का मौसम का हाल क्या है। ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं न्यूनतम और अधिकतम तापमान। तो चलिए नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की कुछ खूबसूरत झलकियों के साथ। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से ये खूबसूरत झलकियां आ रही हैं। आप इस सुंदर झलकियों का आनंद लीजिए, जहां आपको बता दें कि गुरु रामदास जयंती के अवसर पर मंदिर को सजाया गया है और लोग आस्था से माथा टेकने यहां पहुंच रहे हैं। आप इन झलकियों के साथ मुझे, शहला और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।